Hello dears, myself Avnash. I am a student of chemistry and today I share my knowledge in electrochemistry with you. जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है या जो चैप्टर है वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ा ही हाई स्कोरिंग मार्क्स वाला चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप सभी ने पढ़ी है, अब रिवीजन करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है बेटा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बेटा आपका क्या है, हम पढ़ते हैं सेल आपका एग्जैक्ट में आप सभी को पता है कि सेल होता क्या है। सेल इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी बेटा जो आपका डिवाइस इट इज़ अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो किसको बेटा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है बेटा? इसका रिवर्स होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो फर्स्ट वाला है बेटा तो ध्यान से याद रखना, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब रेडॉक्स रिएक्शन तो आपने 10th क्लास में पढ़ी रखी होंगी। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शंस जिनमें आपका क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों तरीके की रिएक्शंस क्या होती है, साथ साथ होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है सॉल्ट ब्रिज, और बड़ा सीधा सा और बड़ा नॉर्मल सा है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसा हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब है। तो सॉल्ट ब्रिज ए यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा जो क्या ना करे, आपका रिएक्शन ना करे, जो क्या ना करे, रिएक्शन ना करे, उन्हें कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं उसे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब है अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है यानी दोज सॉल्यूशन विच आयोनाइज, यानी जो आपका आयंस में टूट जाए, या विच रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। एक तरीके से आप कह सकते हैं बेटा ये लिक्विड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोलाइट। यानी ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो करंट का क्या करता है, फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मेटल का वायर है उसे तो मेटालिक कंडक्टर कहेंगे, बट जो एक्वस यानी पानी जैसे करंट को फ्लो करने वाले हैं, जैसे कि आपका एसिड है बेटा, वो करंट का फ्लो करते हैं, अच्छे से गुड कंडक्टर होते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो लाइक एज KCl, आपका यानी आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट, आपके ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो आपका कहाँ भरे रहेंगे? इस सॉल्ट ब्रिज यू ट्यूब, आपका जो सेप ट्यूब है उसके अंदर भरे रहेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका क्या काम है इसका, यानी आपका एडवांटेज क्या है सॉल्ट ब्रिज की किसी भी सर्किट में? तो इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स। एक तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है? मिक्स होने से रोकता है। पहला तो हो गया ये। इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये उस सेल के सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। एंड इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन बोथ हाफ सेल। तो मैं आगे इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा, जैसे अभी कर लेते हैं यही के साथ साथ, जिससे कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे कि बेटा आपको मैं अभी दिखाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम, ये वाला, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बेटा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपको ये शेप दिखाई दे रही है, ये वाली सेल, ये है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। और जो ये दो बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं,
इस तरीके से दो दिखाई दे रहा है, एक वाला ये और एक वाला ये है हाफ सेल। क्या है ये? हाफ सेल। ये हाफ सेल है। क्या है बेटा? आपका हाफ सेल है। एक इधर है और एक इधर है, ये हाफ सेल है। अब इनमें क्या होता है बेटा, एक तो ये दोनों के क्या है, इनके अंदर क्या क्या भरा रहता है, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से थे आपका, KCl, आपका KNO3 और क्या था बेटा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरे हुए थे। तो ये आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है ये किसका है, डैनियल सेल, यानी एक डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। तो डैनियल सेल में क्या होता है बेटा आपका, देखो ये हो गया सेम टू सेम। तो इसमें एक ट्रिक आप याद रखेंगे, लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब क्या होगा, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, L फॉर लेफ्ट। यानी मैं अब दोबारा से यहाँ पर लोन लिखता हूँ, लोन, LOAN, लोन। L फॉर आपका हो गया लेफ्ट, क्या हो गया, लेफ्ट। O फॉर हो गया ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन। A फॉर एनोड, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव ही हो गया बेटा आपका लोन का मतलब। तो इससे आप याद रखेंगे हमेशा डैनियल सेल में आप लेफ्ट साइड जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, लेफ्ट साइड वाला रहेगा वो ऑक्सीडेशन रहेगा, उस पर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और आपका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी आपका उस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऑक्सीडेशन है तो वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक नंबर यानी 2 नंबर पे डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। तो डैनियल सेल में जो ये आपको मेटल की रॉड दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ये वाली, ये वाली, एक ये एक ये, तो ये दोनों इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोड। ये इधर जिंक की है, इधर आपका किसकी है, कॉपर की है। तो इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है बेटा, इलेक्ट्रोड है ये मेटल रॉड। क्या है ये, मेटल रॉड है। क्या है, मेटल की रॉड होती है। इधर वाली जो है ये कॉपर की है, इधर वाली है ये किसकी है, कॉपर की, और इधर वाली किसकी है, जिंक की है। तो आपका डैनियल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो आपका Zn, कौन कौन से, Zn एंड कॉपर के यूज किए जाते हैं, Zn एंड कॉपर के यूज किए जाते हैं। और आपको बेटा इधर जो दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट भी इनको कह देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, आपका जो सॉल्ट रहते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट आगे जैसे इसमें हो गया। अब आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको वैसे तो पता चल गया कि भाई आपका, तो आपका केमिस्ट हो गया सेल। तो सेल इज व्हाट आर सेल्स एंड नेम द टाइप ऑफ सेल्स। तो सेल आपने देखा भाई, ये डिवाइस विच इज यूज, तो विच इज यूज डिवाइस, a device used to convert chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical is called cell। तो सेल दो तरीके के बताए मैंने बेटा आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या था, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या था, इलेक्ट्रिकल आपका केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल हो गया बेटा गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल। तो आपने डायग्राम देख लिया, ये आपका गैल्वेनिक सेल का डायग्राम है। ये टोटल डायग्राम किसका है, गैल्वेनिक सेल का है। तो गैल्वेनिक सेल में आपको पता चल गया बेटा, ये Zn है, ये कॉपर है। तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप इधर वाले में रहेगा आपका ZnSO4 का, और इधर वाले में रहेगा CuSO4 का। तो इस तरीके से इनके अंदर दोनों के इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी अब क्वेश्चन आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, ये देखो इधर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब देखो बेटा आपका क्या है,
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो हाउ, यह क्वेश्चन है हाउ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेल नोटेशन। तो आपने देखा कि वहाँ पर आपका सेल में इधर क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ जिंक है और यहाँ पर कॉपर है। तो जिंक क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यानी तो यहाँ की रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, जेड एन टेंस टू, जेड एन टू पॉजिटिव प्लस में टू इलेक्ट्रॉन। और आपका कॉपर था, सी यू क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सी यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एंड ये आपका बनाएगा सी यू सॉलिड, जेड एन एस। तो ये रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पर याद रखना बेटा कि ऑक्सीडेशन में हमेशा चार्ज बढ़ता है और रिडक्शन में चार्ज घटता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जेड एन से चार्ज जा रहा है, यहाँ जेड एन से क्या है, चार्ज बढ़ रहा है, 0 से 2 की तरफ जा रहा है और यहाँ 2 से 0 की तरफ जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ता है और रिडक्शन में चार्ज घटता है, आप इस तरीके से याद रखें। तो आगे देखो, अब ये रिएक्शन से इसको मैं कैसे याद, यहाँ पर क्या हुआ है, जिंक ने, तो जेड एन आप कैसे लिखेंगे बेटा, इस तरीके से, जिंक ने क्या किया था, नोटेशन ध्यान से देखो, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जेड एन सॉलिड से आयंस बनाए, जेड एन टू पॉजिटिव। तो ये हो गया, इसको शो करते हैं। तो डबल डैश किसके लिए, आपके सॉल्ट ब्रिज के लिए, डबल डैश किसके लिए है, सॉल्ट ब्रिज के लिए। फिर क्या करेगा, आपके कॉपर पहले आयंस में था तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो सी यू सी। तो ये आपकी हो गई कैसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो ये क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल, ये हो गया मेटल आयन, ये मेटल आयन एंड मेटल। तो देखो इसी तरीके से आपको इसमें आंसर दिया हुआ है कि मेटल एनोड, फिर मेटल आयंस, फिर मेटल आयंस एंड मेटल कैथोड। ये बीच वाले दो डंडे हैं वो किसके हैं, सॉल्ट ब्रिज के, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर बेटा वो गैल्वेनिक सेल कहता है, क्या कहता है, गैल्वेनिक सेल कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल के लिए तब आपको एग्जाम्पल के रूप में ये रिएक्शन लिखनी होगी, तब ये रिएक्शन आपको लिखनी होगी, ये वाली। कब, जब आपसे वो कहता है कि गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तब यह आप वाला कौन सा रिप्रेजेंटेशन लिख दोगे, ये वाला, ये वाला आपका गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये तो सेल रिएक्शन है और ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला, ये सेल रिएक्शन और ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, ये वाले। बस इतना आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है। कब बेटा, जब आपसे वो कहे कि गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तब ये वाला। और जब वो सिर्फ कहे हाउ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो आपको अगर एग्जाम्पल है याद तो लिख देना, अगर याद नहीं और आपको ये वाला मेथड याद है तो वो लिख देना, नहीं तो टोटल लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाने वाला है कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, गिव इट्स फंक्शन, गिव इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज़ अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, कैसी शेप ट्यूब बेटा, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप या ग्लास ट्यूब कह देना आप, अगर ज़्यादा अब ये याद नहीं रहता, कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नेट इलेक्ट्रोलाइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप इतना लिख दें, सॉल्ट ब्रिज ए इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब लिख देना। तो उसके बाद क्या फंक्शन क्या है बेटा, इसके फंक्शन आपको पता चल गया भाई, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलने से रोकता है। और क्या करता है बेटा आपका, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उस सर्किट को कंप्लीट करता है। एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन बोथ हाफ सेल। नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब बेटा याद रखना, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इतनी डेफिनेशन याद रखें, यही आपको जल्दी से याद होगी बोर्ड एग्जाम के लिए, कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतना याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी, जैसे कि आपने देखा लॉन में ऑक्सीडेशन वाला तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जबकि कैथोड वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बेटा डेफिनेशन से मोस्टली पूछ ली जाती हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कह देंगे, सिर्फ इतना कह दें इट इज़ द आपका क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, आप ये कह दो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सिर्फ क्या कह दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए सिर्फ इतना कह दो अपनी तरफ से कि या द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर मैं लिख दूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन तो 1 m होनी चाहिए एंड टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 180 m होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपका टू टाइप्स का होता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। एक तो हो गया बेटा ये आपका इधर वाला कॉपर वाला, तो ये आपका कैथोड है, कौन सा है, कैथोड है ये हमारा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है 2 है, तो एक ये वाला कैथोड हो गया, इधर वाला क्या है हमारे पास एनोड, ये कौन सा है एनोड है, तो कौन सा है एनोड। तो एनोड हो गया। तो उसके आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दोनों हो गए कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड और एनोड में हमारे दोनों टर्मिनल हो गए। तो इसी तरीके तो इसका वाला जो एनोड वाला है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड वाले को कहते हैं बेटा रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है और आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो आगे हो गया इस तरीके से। तो रेयर चांस है कि आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए। अब हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या बेटा हाइड्रोजन आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में SHEC, वो नहीं फीमेल वाला सी, सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, एक तरीके का ये आपका ऐसा इलेक्ट्रोड है आपका, यानी जिसको हम एज ए कैथोड एंड एनोड दोनों की तरह यूज कर लेते हैं। और एक किसका बना होता है, एक प्लेटिनम प्लेट है और एक प्लेटिनम वायर, इस तरीके से आपका ये बना होता है और इम्पोर्टेंट है और बड़ा इजी सा सीधा सीधा आपको मिलने वाला आंसर, मैंने क्वेश्चन में नंबर मिलने वाला है पेपर के बोर्ड के हिसाब से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा भी गया था। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन SHE इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आप इसको इस तरीके से याद करें पॉइंटों में, यानी आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहाँ तक याद करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड यानी SHE इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसके बाद है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो 2 बात तो हो गई, यानी इट इज आपका क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 2 हो गई। इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विद प्लेटिनम ब्लैक, विद प्लेटिनम ब्लैक इस पर बेटे कोटिंग हुई रहती है। उसके बाद क्या कहता है द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए एसिडिक सॉल्यूशंस एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। तो इसको किस में बेटा आपका ये कोई भी एसिड का एसिड सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप किया जाता है और हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर प्रेशर से इसके अंदर से पास कराया जाता है। तो फिर क्या होता है द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन एंड मेंटेन द यूनिटी, यानी इसमें दोनों प्रोसेस होती रहती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। द प्रेशर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 bar एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सॉल्यूशन इज 1 molar। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे, आप इतना लिख सकते हैं, अगर इतना आपको थ्योरी याद नहीं हो रही तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। एंड फिर आप सीधा सीधा आ जाए नीचे की तरफ, कहाँ यहाँ, और सीधा सीधा आप लिख दे भाई रिप्रेजेंटेड स्टैंडर्ड SHE इज रिप्रेजेंटेड
एस एच ई इज रिप्रेजेंटेड बाई, किस तरीके से बेटा, इस तरीके से, कि हम एस एच ई को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, बस पी टी H2 एंड H2 गैस। और यह डायग्राम आपको बन जाए तो अच्छी बात है। और फिर और इसमें एक पॉइंट और जोड़ दो भाई, इट इज़ असाइन द जीरो पोटेंशियल ऑट ऑल टेम्परेचर। और ऐसा देखा गया है कि जो हर किसी टेम्परेचर पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना आता है, जीरो आता है। तो इसे जीरो पोटेंशियल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जीरो पोटेंशियल। यानी इसके लिए जो ई की वैल्यू है, क्या है बेटा, इसके लिए ई की वैल्यू है, इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वैसे बोर्ड में पूछा नहीं गया है, और पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कहा है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड Mg। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपको इस रिएक्शन से ही पता चल रहा होगा, ये वाले से, कि इसमें लिखा है कि Mg2 पॉजिटिव टू Mg, कि आपका चार्ज घटा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी रिडक्शन है, तो इसको किसकी आवश्यकता रहेगी, ऑक्सीडेशन की। तो उसमें अब क्या लिखा है आपका, इसमें वी विल सेट अप ए सेल सेल कंसिस्टिंग ऑफ Mg एंड MgSO4 इन वन इलेक्ट्रोड। तो उसने कहा कि एक तो ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे कि जिसमें भाई मैग्नीशियम के बारे में पूछा है तो मैग्नीशियम ही होना जरूरी है, वन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन ये हो जाएगा, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करेगा। तो उसके बाद क्या कहता है, बस इतना आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इन सेल रिएक्शंस को याद रखें। किसको याद रखें बेटा, इतना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी है कि भाई इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं। आपका यहाँ का क्या हो गया बेटा, Mg एंड Mg2 पॉजिटिव। अब यहाँ आपका क्या है कि उसने आपका देखो आगे क्या कहा है, उसने इसका कहा है कि भाई P2H2 आपका सेकंड इलेक्ट्रोड इन मेजर EMF ऑफ सेल। तो नोट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शंस विच सो दैट इलेक्ट्रोड फ्लो फ्रॉम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड टू हाइड्रोजन। उसने क्या कहा कि ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कि उसने देखा कि जैसे आपने लगाया तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज का फ्लो था वो मैग्नीशियम टू हाइड्रोजन हुआ। किधर से किधर हुआ, मैग्नीशियम टू हाइड्रोजन की तरफ हुआ। तो इसलिए आपका क्या बेटा, आपने मैग्नीशियम को यहाँ क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह, किसकी तरह, लॉस ऑफ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। वो रिडक्शन दे रहा तो उसका नेगेटिव आएगा बेटा वहाँ। नेक्स्ट आगे, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंपॉर्टेंट है हरियाणा बोर्ड के हिसाब से। हरियाणा बोर्ड से नहीं, बहुत जगह आपका CBSE के हिसाब से भी वैसे तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सीधा सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका सीरीज क्या है और इसका क्या यूज़ है, एप्लीकेशंस क्या है। तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर गिवन इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। की आपका बेटे NCERT में टेबल है इसकी, और वो टेबल किसके हिसाब से बनाई गई है, आपके रिड्यूसिंग ऑर्डर, आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाई गई है। तो इन ए सीरीज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF आपका कह देते हैं इसको, और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह देते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, तो आप बोर्ड एग्जाम में ये आपको पिछला याद रहता था नहीं, कोई नहीं, तो बस इसके पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल यानी E नॉट सेल फाइंड आउट कर लेते हैं। और क्या है भाई, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज है जो उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा है मेटल क्या है आपका हाईली रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव। प्रिडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, और इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि रिएक्शन कितनी जल्दी होगी कितनी जल्दी नहीं होगी। और प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड और गिव एस टू गैस और नॉट, और इससे ये पता चल जाता है कि हाईली रिएक्टिव है कि कौन सा मेटल हमारे किसके साथ बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हमें हाइड्रोजन गैस देगा। आप इन पॉइंटों को लिख देना पेपर में, बस इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हरियाणा बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो क्या है बेटा, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप इनको एक बार ज़रूर ध्यान से करें, बस इनको वीडियो को देख लें तो आपके जो 9 नंबर है इससे पक्के होंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। EMF क्या है बेटा, आप इस डिफरेंस को याद कर सकते हैं। तो EMF इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट, जब आपका करंट नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कब डेवलप होगा, जब करंट फ्लो होगी। तो इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। अब आपका क्या, इट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल और इट इज़ ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द सेल, ये हमेशा EMF से कम रहेगा। वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम EMF इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड
फ्रॉम द सेल्स, एंड ये क्या है, वर्क एलर्ट फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट थ्रू द, बेटा इसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्टेडी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट थ्रू द सर्किट। नेक्स्ट है बेटा आपका, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ दे आर डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। तो बेटा इसके लिए आपको तो 10वीं क्लास वाली रिएक्टिविटी सीरीज ही काफ़ी है। कौन सी बेटा, ये वाली, ये आपकी थी काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन, पकाता है कौन है, आगे आओ प्लीज़। तो इससे पता चल जाएगा, आप इससे भी लगा सकते हैं कि कौन सा आपका रिएक्टिव है कौन सा नहीं है। काशीनाथ क्या, नहीं आपका के आपका पोटेशियम होगा, नाथ आपका सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन, आपका लेड है, आपका हाइड्रोजन है, और आपका क्या है बेटा आपका कॉपर है, आपका मरकरी है, आपका एजी आपका सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, और दैट्स ऑल। तो इसकी मदद से आप इसको लगा सकते हैं सीधा सीधा। नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चंस इस तरीके से अरेंज द, वो आगे क्या गया बेटा, गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है सभी का, एंड आपका कह अरेंज द मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो अब बेटा देखो, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर इजीली इट इज ऑक्सीडाइज एंड हैंस ग्रेटर द रिड्यूसिंग पावर। अब आपको वैसे 10वीं क्लास में पढ़ाया था, जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं वो एज ए रिड्यूसिंग होते हैं, जो ऑक्सीडाइज होते हैं यानी ऑक्सीडाइजिंग हैं तो वो रिड्यूस हुए हैं, तो रिड्यूसिंग पावर उनकी हाई रहेगी जिसका जिस तरीके से। तो आपने देखा कोई यहाँ आपका क्या है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिल्वर है एजी का कितना है 0.84 वोल्ट, तो इसका रिड्यूसिंग पावर कितना है, यानी आपका 0 पॉइंट इतना। तो उसके बाद है आपका एच जी का कितना है बेटा 0.7 है। जितनी वैल्यू माई घटती जाएगी उतना ही आपका क्या है रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी, जितना आपकी वैल्यू घटती जाएगी उतनी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, आपका देखो डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो गैल्वेनिक सेल, तो इसमें आपको मैंने बताया था, इसको इस तरीके से याद रखें आप कि 1 3 2 4, इस तरीके से याद रखना, 1 3 2 4, ऑड ऑड इवन इवन, ऑड ऑड इवन इवन। तो जैसे ये सेल रिएक्शन लिखी, इस पर लिख लो बेटा 1 2 3 4, तो 1 3 को एक साइड कर दो, 2 4 को एक साइड। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखेगा, जेड एंड डैश जेड एंड 2 पॉजिटिव डबल एंड क्या लिखेगा बेटा 2 AG पॉजिटिव एंड सिंगल डैश AG। तो ये आपकी क्या हो जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरीके से, यानी 1 3 और 2 4, यानी ऑड ऑड पहले और इवन बाद में। एंड कैरीज द करंट इन द सेल, अब सेल में आपका करें एनोड इन जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आपका, इसे याद है करंट विल फ्लो फ्रॉम द सिल्वर टू जिंक इन द एक्सटर्नल सर्किट, यानी बाहर वाला जो रहेगा जिंक टू किधर जाएगा इधर। एट एनोड का ये हो गया भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड का हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया था और बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक बोर्ड। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर। अगर वो कॉपर में स्टोर किया जाएगा तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 बनाना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया बेटा आपका नहीं आंसर, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन NCERT का भाई आपका फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी का आपके यहाँ पर आपकी वैल्यू दे रखी है, तो जिसकी आपका फिजिबिलिटी कितनी बेटा, यानी जो आपका फिजिबिलिटी का मतलब है कि आपको क्या निकालना है यहाँ पर ई सेल निकालना है, यानी क्या निकालना है आपको यहाँ पर ई सेल निकालना। फिजिबिलिटी का मतलब ये है। तो आपको सारी वैल्यू दे रखी है क्योंकि ई सेल निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या रहता है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस में ई एनोड, ई एनोड ये वाला। नेक्स्ट आगे नर्नेस्ट इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। नर्नेस्ट इक्वेशंस, तो नर्नेस्ट इक्वेशन को बड़े ध्यान से करना बेटा, नर्नेस्ट इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है नर्नेस्ट इक्वेशन। अब नर्नेस्ट इक्वेशन ये वाली है, नर्नेस्ट इक्वेशन ये वाली।
तो यहाँ पर क्या है कि भाई आपने एक रिएक्शंस मानी है, तो यहाँ पर आपका क्या एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए हैं, क्या किए, एन नंबर ऑफ लॉस किए। तो ई आपका नर्नेस्ट एक रिलेशन बनाया था ई सेल, आपका इसको आपका जो टीचर से इस तरीके से लिखवाते हैं, कैसे लिखवाते हैं बेटा, इस तरीके से लिखवाते हैं। अरे भाई ये वाले को किस तरीके से लिखवा देते, इस तरीके से कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में आपका होता है यहाँ पर आर टी अपॉन में एन एफ, और ये होती है बेटा आपकी वैल्यू लिन, क्या होती है, लिन आपका एम अपॉन में एम एन पॉजिटिव, ये वाला। तो ये आपका हो गया इतना कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ लिन एम अपॉन में एम एन पॉजिटिव, इतना हो गया। तो ये यहाँ भी सही है। अब लिन को लॉग में अगर लाते हैं तो बेटा ये वैल्यू क्या है, यहाँ से अब ये वैल्यू है कि लिन अगर x है तो इसको हम लिखते हैं 2.303 लॉग x के रूप में। किसके रूप में लिख सकते हैं, लॉग x के रूप में। तो जो ये आपका ये वैल्यू थी तो 2.303 इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.303, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ई नॉट सेल एज माइनस ई नॉट सेल माइनस में 2.303 अपॉन में एन एफ आर टी, और अब ये लॉग लिख जाएगा। इस तरीके से इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। तो ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, एंड ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, एन क्या है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, एम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आपका क्या है भाई सॉलिड सब्सटेंस की है, सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, एंड एम एन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये आपका टोटल हो गया नेक्स्ट इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। अगर बेटा आप यहाँ पर याद रखना कि आपकी जो कंसंट्रेशन है आपके सब्सटेंस की इन सॉलिड स्टेट हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है, इन सॉलिड स्टेट क्या रहती है, 1 रहती है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो दे रखी है बेटा, ये वाली वैल्यू, ये नेक्स्ट इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता है, जब आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू दे रखी है, आपकी क्या दे रखी है, फर्स्ट वाली वैल्यू जो ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू बेटा 8.3014 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, किसकी वैल्यू, आपके आर की वैल्यू, एंड टी की वैल्यू क्या है 298 केल्विन, कितनी है 298 केल्विन, एफ की वैल्यू है आपकी फैराडेज यानी 96,500 कूलम। तो अगर ये सारी वैल्यू एंड आपको मैंने बताया कि अभी सॉलिड स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। अगर इन सभी को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आएगा, क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 1 अपॉन में एन लॉग 1 अपॉन में एम एन पॉजिटिव। तो ये सारी वैल्यू सही हैं। एंड अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप है, क्या है, रिलेशन ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये आपके एक जनरल इक्वेशन दी है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेटा आपको पता है जो ये वाली वैल्यू होती है यानी ये वाली वैल्यू, इसको कहते हैं आपका कंसंट्रेशन क्वेटेंट, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन क्वेटेंट कहते हैं। एंड इसको और क्या कह देते हैं बेटा, हम रिएक्शन कांस्टेंट भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या रहता है, रेशियो। तो सी डी एंड क्या है, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, क्यू सी। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर बात करें तो हमने देखा था अभी थोड़ी सी देर पहले हमने इस बात को पढ़ा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो आपका ई सेल नॉट है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी बेटा, सॉरी ई नॉट सेल की तो वैल्यू आपका जो तो 0 है, बट ई सेल की जो वैल्यू हो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, किस पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो ई सेल की वैल्यू तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास ई सेल बचेगा, क्या बचेगा, ई सेल। तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आए तो आपका क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 1 अपॉन एन लॉग के सी, ये वाला बन जाएगा।
नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है हाउ इज स्टैंडर्ड्स गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज रिलेटेड टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी के साथ बेटा ये 11वीं में भी आपको पढ़ाया जाता है, किसमें, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो ई आपका क्या गिव्स एनर्जी का है, जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और अभी ई नॉट सेल की वैल्यू आपने ऊपर पढ़ी है, तो वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ये आपका जो वैल्यू 0.59, अगर इसको हम यहाँ से हटाएं 2.3, तो दोबारा से ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, यही की यही आ जाएगी। कैसे आएगी ये, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये सारी वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी इस जगह पर इस तरीके से है। अगर इस पर 2.303 को यहाँ से क्या करता हूँ, इस 2.303 को हटा देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, लिन में चली जाएगी। तो ये कैसे लिखेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ एंड क्या रहेगा, लिन 1 अपॉन में एम एन पॉजिटिव, ये रहेगा। तो ई सेल क्या हो जाएगा भैया आपका, ई सेल 0 हो गया, तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू, क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन में एन एफ लेन 1 अपॉन में एम एन पॉजिटिव। तो ई सेल की वैल्यू हमने वहाँ पर पुट की है, कहाँ पर पुट की है, इस जगह पर, ये वाली वैल्यू ई सेल की वैल्यू है। एंड एन एफ कहाँ है आपका, इस फॉर्मूले में, तो एन एफ से एन एफ, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अब आपकी वैल्यू बन जाएगी किसके बराबर बेटा, डेल जी, यानी डेल जी नॉट, डेल जी नॉट इसके बराबर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम, तो आगे चलते बेटा आपका आगे क्वेश्चन है ये वाला आपका। ये क्वेश्चन वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, देखने के देखें तो रिप्रेजेंट द ई सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ई सेल है आपका, ये वाला हो गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सेल रिप्रेजेंट हो गया, वैल्यू दे रखी है Mg2 पॉजिटिव, दोनों वैल्यू यहाँ रखें और कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई सेल हो गया एंड आपका वैल्यू दे रखी लॉग के सी, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी लॉग के सी की वैल्यू 3.93। नेक्स्ट बेटा आपका ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार बोर्ड में भी पूछे जा रहे हैं, बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं कि राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखो बेटा Mg2 पॉजिटिव 0.01 m एंड CO2 पॉजिटिव 0.001 m, ये आपको देख दिया, तो वही सेम टू सेम है, दोनों इधर दे रखे हैं। तो इनके हिसाब से ये क्या आपका बेटा L रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा, ये क्या रहेगा, राइट रहेगा। और सभी की वैल्यू यहाँ आपको दी हुई है क्वेश्चन से, फॉर्मूला नर्नेस्ट इक्वेशन से लगेगा। तो Mg2 पॉजिटिव अपन में CU, ऐसे दूसरे वाले में क्या लगेगा बेटा Fe2 पॉजिटिव अपन में H, ऐसे अगले वाले में क्या लगेगा SN वाला ये। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते जाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। इस तरीके से आप अपनी रफ नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और उसके बाद सॉल्यूशंस यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चंस ये वाला, ये आपका बोर्ड में पूछा गया है 2010 में। राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड सेल रिएक्शन इन ऑफ द फॉलोइंग सेल Zn एंड Zn2 पॉजिटिव CU। देखो बेटा हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चंस बदल के नहीं आते, वैल्यू भी एज इट इज ही आ जाती है। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस में हरियाणा बोर्ड लिखा हुआ है उस क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो सेल रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो सेल रिएक्शन में तो क्या ये 1 3 लिखा हुआ है, तो इसको अब कैसे लिखते, जैसे पहले लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है 1 3 2 और 4। अब हमें सेल रिएक्शन लिखनी तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और 4। तो Zn प्लस में CU2 पॉजिटिव टेंस टू क्या रहेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में CU, ये वाला रहेगा। तो ऐसे सेल रिएक्शन लिख जाएगी। अब आपने क्या देखा, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो n की वैल्यू 2 हो गई। ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चंस, राइट द सेल रिएक्शंस एंड नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल।
तो सेल हो गया, तो एक दिन ये आपका क्या हो गया बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल है यहाँ पर, तो इसका रिएक्शन ये लिखा हुआ। तो एन आपका कितना हो गया बेटा 2, यानी आप हमेशा याद रखना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन रहता है ना चार्ज की वैल्यू, वो आपकी एन मान के चलनी है अगर जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, वैल्यू इसमें पुट करनी है, सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो पुट करने के बाद आपकी वैल्यू ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ई सेल की। जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, नो प्रॉब्लम, आप फॉर्मूला बना दीजिए, बस आपका आंसर वहीं हो जाएगा। पर सर इसमें तो कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप तो बस ला के एक फॉर्मूला बना दीजिए, तो वही आपका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट भाई आपका ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस, 2Fe2 पॉजिटिव एंड I2। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से Fe3 है और यहाँ पर क्या है Fe2 है, I2 है। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 2, n की वैल्यू कितनी है 2, ये याद रखना है यहाँ। तो कितना हो गया भाई, एच नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है, ये दे रखी है 298 केल्विन, एंड डेल जी का फॉर्मूला आपको पता -NeFe नॉट सेल। तो सारी वैल्यू से पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा सर। नेक्स्ट बेटा आपका, अगर बेटा देखो एंटी लॉग की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ तो नहीं दे रखी बुक में, बट पेपर में मिलेंगे अगर आपको वहाँ एंटी लॉग का यूज आता है। देखो 2011 एंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया ZnCu प्लस में Zn, तो ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गिवन है ई नोट सेल आपकी वैल्यू गिवन है, बाकी का आप सभी को यहाँ से पता चल रहा है। ऐप की 4000 वैल्यू 4500 वैल्यू होती है। ये क्वेश्चंस आपको 2011 में, ये क्वेश्चंस आपका 2011 में आपसे पूछा गया था कि ई सेल EMF ऑफ द सेल एट ऑफ 298 केल्विन, तो Mg2 पॉजिटिव Ag, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है। तो आपका बन गया सर यहाँ से Mg2 पॉजिटिव और Ag का, तो Ag और 2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो आपका यहाँ है, ई नॉट सेल वैल्यू पुट कीजिए बेटा आपका यहाँ, और हो जाएगा क्वेश्चन ये आपका आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट 2017 में पूछा गया था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन Zn प्लस में 2Ag पॉजिटिव टेंस टू Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2Ag। तो Zn ये हो गया, Ag की वैल्यू ये होगी, ई नोट सेल की वैल्यू ये गिवन है, तो EMF इज इक्वल टू ई आपका रेडॉक्स माइनस में, यानी ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये वैल्यू आपका इतना आ गया। अब बेटा टर्म है डिफाइंड करने की, तो वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट जो इसमें से पूछे जाने वाली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है, मोलर कंडक्टिविटी हो सकती है, कंडक्टिविटी हो सकती है, और बेटा आपका ये कंडक्टेंस भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा कोई पूछा नहीं जाएगा, इसमें से एक दो पूछा जाएगा। इनका फॉर्मूला विशेष तौर पर याद रखना आपको, फॉर्मूला एंड यूनिट्स, फॉर्मूला एंड यूनिट्स, जैसे रजिस्टेंस है तो डेफिनेशन आपको भले ही याद ना हो, बट उसका फॉर्मूला ज़रूर याद हो और उसकी यूनिट ज़रूर याद हो। रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये एक 1 मार्क्स के लिए, ये यूनिट ओम्स मीटर्स। एंड कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस की यूनिट जरूर याद होनी चाहिए कि इसकी साइमन्स है, एंड ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं, इतना याद रखना, सिंबल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है साइमन को। नेक्स्ट है बेटा आपका कंडक्टिविटी, क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को क्या है बेटा जी, यानी जी इज इक्वल टू के, यानी ये आपका क्या है कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह के आपको भ्रमित कर सकते हैं, ये आपका वो करना, और इसकी यूनिट को याद रखना, किसको याद रखना है, यूनिट को जरूर याद रखना, ये वाली कंडक्टेंस। उसके बाद है बेटा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करें। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एंड इसकी यूनिट, इम्पोर्टेंट है इसकी यूनिट, और ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद हो सकता है, ये MCQ में आ सकता है, और ये इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट ये हो गई, और बेटा ये भी इसकी यूनिट ही है, कौन सी वाली, ये वाली भी इसकी यूनिट है। तो इनसे आप किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, आप इनके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका, तो नेक्स्ट है आपका बेटा मोलर कंडक्टिविटी, किसके बारे में है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो है इसका फॉर्मूला, एंड फार्मूले के बाद है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इसकी यूनिट। ये आप बार बार याद करें, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है आपका राइट ए नोट्स ऑन, तो नोट्स तो आपका नहीं आता है इसमें ऐसा खास, हाँ ये वाला आपको आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन किस में बेटा, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक तो मेटल के बने होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स किसके बने रहते हैं बेटा, आपके पानी वाले यानी एक्वस सॉल्यूशंस के होते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहते हैं, जबकि यहाँ पर क्या करते हैं, आयंस फ्लो करते हैं। इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है। इसकी जो कंडक्टिविटी है टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, घटती है, और इसकी टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसके बारे में आप याद रखें। तो ये आपके शॉर्ट से हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द ईच टर्म विद वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग। तो विच आर कंप्लीटली आपका क्या हो जाए बेटा, आयोनाइज हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग है, और जो आपका क्या है पार्शियली आपका आयोनाइज होंगे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे। तो आपका इस तरीके से याद रखना बेटा इस टर्म को, और आपके बोर्ड में पूछी गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ ईच टर्म वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद कंसंट्रेशन। कि इसमें इससे बड़ा आपका बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपका आपकी बार बोर्ड में फंसने वाला है, जरूर फंसेगा, एक जरूर फंसेगा। कि उसने कहा है कि हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी विद कंसंट्रेशन। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लाइटली विद डाइल्यूशन एंड बस इतना याद रखो, आपके एक नंबर में आएगा, बहुत है इतना। एंड मोबिलिटी इज इंक्रीज एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज देन डाइल्यूशन, देयरफॉर लार्ज इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो तो क्यों कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, तो बाद में थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट वीक है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहे हैं। तो लार्ज वाटर होगा तो वो ज़्यादा आयोनाइज कंप्लीटली होने की कोशिश करेंगे, तो उनकी इनके इंक्रीज में क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और स्ट्रॉन्ग की तो स्लाइटली इंक्रीज करेगी। एंड हाउ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वेरी विद कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी is conductance between two opposite face of 1 centimeter cubes, then the dilution number of ions per centimeter cube decrease, therefore the conductivity decrease on dilution। तो कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये याद रखना। अब यहाँ पर जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है तो ये आपको दिखा दिया। अब बेटा इंपॉर्टेंट है कोहलार्स लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोहलार्स लॉ। ये अब की बार आपका यूपीए बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोहलार्स लॉ में सिर्फ इतना याद रखना बेटा, कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने मान चला मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, तो कोहलार्स लॉ ये कहता है कि इस NaCl की जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रहेगी, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl वो किसके बराबर रहेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ उसके जो आयंस हैं, यानी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के सम के बराबर रहेगी। सिर्फ यही कहता है, इसको इस तरीके से याद रखना कोहलार्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कोहलार्स लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट, कि उसमें जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी के बराबर रहता है। एप्लीकेशन सीधे सीधे याद रख लेना, थ्योरी को याद रखनी। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, कैलकुलेट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की इसकी मदद से निकाली जा सकती है। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे कह रहा बेटा सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। तो वाटर की कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे हमारे पास एक रिएक्शंस होती है, वाटर कहाँ बनता है बेटा, आपका सॉल्ट एंड आपका ये कह सकते हैं एसिड एंड बेस की रिएक्शन में क्या बनता है आपका, जैसे मैंने आपका एक आपका सॉल्ट ले लिया, सॉरी सॉल्ट नहीं एसिड ले लिया, जैसे मेरे पास NaCl, ये तो सॉल्ट है, कब बनेगा ऐसे NaCl एंड H2O कब बनेंगे, जब आपका बेटा NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो वाटर बन गया। तो वाटर निकालने के हमें क्या करना चाहिए बेटा, हम कैसे निकालेंगे, जब हम NaOH और HCl में से क्या माइनस कर दें, NaCl को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास H2O बच जाएगा। तो सेम इन्होंने यही किया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl, तो H इज इक्वल टू HCl प्लस में NaOH माइनस में NaCl की माइनस की है, तो इस तरीके से निकल आएगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चंस को देख लेना बेटा, एक बार जरूर इसको बार बार रिवाइज करना, यानी आपको क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाएगा जो आपसे 2 मिनट्स में हो जाएगा, 2 नंबर में दिया जाता है।
तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 mm एंड KCl एट 298 केल्विन एंड वैल्यू आपको दी हुई गिवन इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का आपका फॉर्मूला आपका के है क्या मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलरिटी सारी वैल्यू दी हुई है और उनको आपको यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इसको भी करना साथ में, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा ये वाला भी, NCERT वाला भी, क्योंकि इसमें भी सारी वैल्यू आपको गिवन है तो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट बेटा आपका ये 2011 में दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार करके देखें, हो जाएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है फॉर्मूला पूछा है सीधा सीधा। बेटा यहाँ पर क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट बेटा आपका ये वाला, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। कंडक्टिविटी यानी सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा, आपका रेशो होता है, किसका रेशो होता है, लेंथ एंड एरिया का जो रेशो रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ आपका जो रेजिस्टिविटी है वो L अपॉन A है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी क्या है, सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस, वो वैल्यू रखी आपने, फिर मोलर कंडक्टिविटी के लिए आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों वैल्यू, तो 2 नंबर में हो जाएंगे ये। अगर बेटा आप यहाँ पर क्या है कि अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं भी होता है और आप उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, तो फॉर्मूला लिखने के बाद आपके 1 नंबर पक्का हो जाता है फॉर्मूले का, और अगर वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं तो आधा और हो जाता है, बचा कुचा डेट जो आधा नंबर रहता है वो आपको कैलकुलेशन का मिलता है। तो बेटा ये आपका न्यूमेरिकल कर सकते हैं, किसके लिए, कॉलार्स लॉ से आपका रिलेटेड है ये वाला न्यूमेरिकल्स। तो कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है और आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, NaCl HCl और AC की दे रखी है और आपको फाइंड आउट करनी है HAC की। तो आप क्या कैसे कर सकते हैं बेटा, HCl प्लस में NaC में से माइनस कर दीजिए NaCl, तो HAC आपके पास बच जाएगा, आपका हाइड्रोजन एक्टिनोइड्स आपके यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा आपका ये वाला भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा करके देख लेना बेटा। नेक्स्ट बेटा ये फैराडेज फर्स्ट लॉ, 2 नंबर में आएंगे, कुछ नहीं है ज़्यादा ऐसा खास, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इम्पोर्टेंट है, बिट पेपर के हिसाब से बार बार पढ़ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि जितनी देर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ही इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा। यानी आपका है कि W आप सीधा सीधा इतना नहीं लिखें, सिर्फ इतना याद रखें कि आपका द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इतना कुछ याद करने की नहीं है, बस इतना याद करो कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ए इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन इट, कि उसमें बहने वाली करंट के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। बस इसके बाद सीधा आप ये लिखें फॉर्मूला कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q एंड W इज़ इक्वल टू QZ, एंड उसके बाद आप इस फॉर्मूले को और नीचे लिख सकते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्लियर। उसके बाद सेकंड लॉ क्या है कि भाई आपका सेकंड लॉ ये वाला है, सेकंड लॉ इतना वाला आपको लिखना ही है पेपर में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर के हैं। अब नेक्स्ट आगे बेटा, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो न्यूमेरिकल है बेटा, देख लेना, ऐसा खास कोई इतना टफ नहीं है, तो हो जाना चाहिए कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, तो 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम CaCl2 एंड 40 ग्राम ऑफ Al2SO4। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या बेटा 40 ग्राम को 2 फैराडेज चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना 1 फैराडेज काफ़ी है, एंड ऐसे 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे की आवश्यकता है, तो 40 ग्राम के लिए कितनी रहेगी बेटा 4.4 फैराडे की रहेगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61, 2013 में से पूछा गया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वही इसी तरीके से उस क्वेश्चन का हाफ पार्ट यहाँ पर दे दिया। आप यहाँ पर 14.5 ग्राम दे दिया था, वहाँ पर सिर्फ कितना था 40 ग्राम था। अब व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो याद रखना बेटा ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की प्रोसेस है काम करने की इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप इसको 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये हो जानी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट बेटा आपका, अब जो आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चलेगा वो है आपका बेटा बैटरीज, क्या चलेगा इसके बाद, बैटरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई तो एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से, प्राइमरी और सेकेंडरी
बैटरीज की सेकेंडरी, यानी जो रिचार्जेबल है वो आपकी क्या है, आपकी सेकेंडरी है, जो नॉन रिचार्जेबल है वो प्राइमरी है। जिन बैटरियों को हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी, और जिनको रिचार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी। ये वाला बेटा ड्राई शॉर्ट्स नोट्स ऑन किस पर बेटा, आपका ड्राई शॉर्ट्स नोट्स ऑन ड्राई, आपका ड्राई सेल पर एक शॉर्ट्स नोट्स। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम बन जाए तो अच्छी बात है, बस इतना याद करना। ड्राई सेल इज ऑल्सो नोन एज लैक्लेंचर सेल्स, इट कंसिस्ट जिंक कंटेनर्स। एनोड क्या है बेटा, कैथोड क्या है, ये सारी बात हेडिंग बना के कैसे, पहले थोड़ा सा इंट्रो, फिर क्या लिखोगे बेटा, कैथोड किसका है, फिर एनोड किसका है, फिर आपके लिखोगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया गया है, फिर रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपका तोड़ तोड़ के इसको लिख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो आपका टीचर्स ने भी आपको लिखवाया होगा, तो ये सीधे सीधे याद करने हैं, 3 नंबर में आ सकते हैं ऐसे बेटा। मरकरी सेल है, 2013 में आपसे पूछा गया है, 2013 में। उसके बाद है बेटा आपका ये है मरकरी सेल की, ये बेटा ये ज़रूर याद रखनी है आपको, ये वाली रिएक्शंस याद रखनी है। कैथोड क्या है, ये नहीं जैसे आपको मरकरी सेल लिखा है इस तरीके से हेडिंग बना बना के थोड़ा सा उसके बारे में, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन, हर किसी सेल की ये आपकी टर्म डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका लेड स्टोरेज बैटरी, तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे। तो सेम इसी में आप एनोड कैथोड है, कितना इसका पोटेंशियल्स है, एनोड कैथोड ओवरऑल रिएक्शंस एंड डायग्राम। एंड शॉर्ट्स नोट्स ऑफ निकल कैडमियम में हरियाणा बोर्ड में अभी तक पूछा भी नहीं गया है, सीबीएसई में पूछा जाता है। ये सबसे महान इम्पोर्टेंटों में से एक है सर, फ्यूल सेल। इसके बारे में आप अच्छे से अच्छी जानकारी इकट्ठा करें। आपसे इसके एडवांटेज पूछे जा सकते हैं, सेल प्रोसेस पूछी जा सकती है, इन सभी के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से आप डिस्कस करें, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप बार बार इनको पढ़ें और आप आगे के लिए तैयारी करें। बेटा ये कोरोजन है, तो ये आपका 12वीं क्लास से नहीं 10वीं क्लास से आप इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कोरोजन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कोरोजन। ये आपका कभी रस्ट का क्या होता है बेटा, FeSO4 10Xs2, ये आपका 10वीं क्लास में भी आपको दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट बेटा आपका यहाँ डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, तो ऐसा खास बोर्ड में ये पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा कि इसके बारे में अगर पेपर को ज़्यादा टफ किया तो है, और कोई नहीं बेटा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी मदद करेगा। आपकी ये 3600 सेकंड मेरे साथ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। जैसे आपको मैं क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार टैग लाइन करता जा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहे। एक क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद बेटा आपका जो बोर्ड में पूछे गए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आप बेटा इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये सभी चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ड्राई सेल, लैग्रेंज सेल, ये आपका मरकरी सेल का हो गया, ये आपका फ्यूल सेल, कोरोजन, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बार यहाँ पर सीरीज वाई हम फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये भी हो गया। इफेक्ट ऑन डाइल्यूशंस पर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो आपका फिर डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया होगा वैसे। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉलार्स लॉ, कंडक्टिविटी की आपकी डेफिनेशंस, कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस। तो इस तरीके की सारी जानकारी आपको हो गई होगी। ये आपका रिलेशन हो गया बेटा गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई नॉट सेल में, ये ई नॉट सेल एंड के सी में आपका हो गया इस तरीके से।
तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और यू आपका सॉल्ट ब्रिज है, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सभी नोटिस में आ जाएंगे। ये कंप्लीट आपकी वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स